तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था उसका क्वालिटेटिव अप्रोच की किसी की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में करा सकते हैं। एक्वस में तुम्हारे दो फॉर्म हो सकते हैं, उसका डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड फॉर्म। ओवर पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रोड मेटल का लूं या प्लेटिनम का लूं तो कैसे प्रोडक्ट डिफर कर जाएंगे, ये सारी कहानी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। इसका क्वांटिटेटिव अप्रोच की पहली वीडियो हमने हमें बताया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम डिपोजिट होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये सारी कहानी। ये वीडियो हमें बताएगी किस अमाउंट में गैस रिलीज होगी या किस अमाउंट में सब्सटेंस डिपोजिट होगा। सबसे बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस में लेके चलता हूं, समझना कि देखो सबसे बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस क्या कि भाई मोल्टन NaCl ले लो, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl में क्या होगा कि Na+ रहेगा और Cl- रहेगा। अब Na+ की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो कहोगे कैथोड पे, और कैथोड पे जाके क्या करना चाहेगा, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Na और सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे मेरा सोडियम डिपोजिट हो जाएगा और ये किधर जाएगी, क्लोरीन का आयन किधर जाएगा, तो एनायन कहां जाएगा, तो कहोगे एनोड पे, और एनोड पे जाके क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 गैस रिलीज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाँ प्रोडक्ट मुझे पता लगे ये बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, कितनी गैस रिलीज होगी, कितना सोडियम डिपोजिट होगा। तो तुमसे क्या पूछा जा सकता है, तीन चीजें तुमसे पूछ सकता है, या तो इसके मोल्स पूछ लेगा, या इसका मास पूछ लेगा, या फिर अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो उसकी वॉल्यूम भी तुमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमें किसने बताई, ये बताया हमें फेराडे ने। फेराडे क्या बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक बार देखो कि सेल कैसी थी, एक बार सेल की फोटो याद करो कि क्या था, कि यहाँ डब्बे थे, बीकर थे, बीकर में तुमने क्या बनाया, एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ये सारी कहानी, ठीक है। ये कैथोड हो गया। अब इसमें मोल्टन NaCl मैंने लिया है, यहाँ पे एनोड पे मेरा क्या डिपोजिट, एनोड पे मेरी क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है Cl2, और कैथोड पे मेरा सोडियम डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो फेराडे क्या बोलता है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ध्यान समझना। तुम भी सोच सकते हो क्या है भाई, कि ऊपर से मैं बैटरी लगा रहा हूं, इसमें बैटरी लगा के मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां से क्या सप्लाई कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, और अंदर जाके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन करवाने में यूज हो रही है। तो जितनी ज्यादा तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा उसी के प्रोपोर्शनैलिटी में तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो फेराडे ने भी यही बोला कि देखो तुम अब जो सब्सटेंस मेरा डिपोजिट हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन से, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है, तो कोई भी सब्सटेंस जो डिपोजिट हो रहा है उसका अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि तुम बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हो। जितना ज्यादा तुम चार्ज सप्लाई करोगे इस बैटरी से उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा। मैथमेटिकली समझना कि कैसे लिख सकता हूं, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये चार्ज गिवन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। ये तुम्हारी मैथमेटिकल फॉर्म है फेराडे लॉ की, ठीक है। अब तुम्हें यहां से दो तीन चीजें देखो कि वो करंट क्या होता है मेरा, यहां से बोल सकता हूं कि I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेरा होता है करंट, तो Q को क्या लिख सकता हूं, IT, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट को लिख रहा हूं Z और Q को लिख रहा हूं IT। तो फाइनल तुम्हारा क्या बना, W इक्वल्स टू ZIT। कौन आई थी, ZIT, ठीक है। तो W इक्वल्स टू ZIT तुम्हारा यहां से फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद समझना Z क्या है, तो Z मेरा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक कांस्टेंट है जो किसे, उसे क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बेटा डिपेंड करेगा कि तुम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे तुमने उसको चेंज करा कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, Z की वैल्यू अलग, CaCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, Z की वैल्यू अलग, Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई अलग। तो सबके सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। और मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा मेरा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे। अब ये फेराडे क्या है, F मैंने क्या लिख दिया, तो समझना कि फेराडे क्या है बेटा। फेराडे को समझ लेते हैं। तो देखो वैसे तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं अगर वैल्यू लिख दूं कि 96500, ठीक है, तुम्हारे समझ में भी आ गया। बट एक्चुअल मीनिंग समझो कि फेराडे कहां से ड्राइव हुआ, कि अगर कहीं पे भी किसी वायर में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और मैंने क्या करा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन उस वायर में फ्लो हुए, तो मैंने देखा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ध्यान समझना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी वायर में फ्लो हुए तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको मैंने क्या बोल दिया,
फेराडे, उसको क्या बोल दिया, फेराडे। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेरा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 96487 के अराउंड। ठीक है, यूनिट क्या होगी तुम्हारी, कूलम पर मोल, यूनिट होगी कूलम पर मोल, और इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो क्या, 96500 कूलम। तो फेराडे क्या हुआ तुम्हारा, एक कांस्टेंट वैल्यू है 96500। कहां से ड्राइव हुई कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो हुए हैं तो वहां पे कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो देखो यहां से एक चीज हो रहा है कि मैं इक्विवेलेंट वेट को मोलिकुलर मास में चेंज करना चाहता हूं, मोलिकुलर वेट में चेंज करना चाहता हूं, तो तुम्हें रिलेशन तो पता ही है कि तुम्हारा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा होगा किसके बराबर, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर की तो बेहतरीन नॉलेज तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन से होगी, आलोक सर ने तुम्हें पढ़ा रखा है। ठीक है, वैसे हम रिएक्शन में अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज करे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, या एक कंप्लीट साइकिल में रिएक्शन की कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, दैट इज एन फैक्टर हो जाएगा रिएक्शन के लिए। एसिड के लिए कितने H+ देगा, बेस के लिए कितने OH- देगा, वो सारी कहानी। ठीक है, तो यहां से समझना भाई, तो फाइनल में फॉर्मूला लिखूंगा और वहां से एक दो चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ठीक, अभी फाइनल मेरा क्या फॉर्मूला बना था, W इक्वल्स टू ZIT, W इक्वल्स टू ZQ भी लिख सकते हैं, है ना। और Z क्या था मेरा, Z था मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये मेरा इक्विवेलेंट मास हो गया, और ये था मल्टीप्लाई फेराडे, ये मेरा Z था। Z को क्या बोला गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो यहां से देखना कि W डिवाइड बाय Q में लिख सकता हूं क्या, Z, W डिवाइड बाय Q लिखा जा सकता है Z। तो Z क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, जब क्या हो, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिपॉजिट होगा, और जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 1 कूलम चार्ज फ्लो होने से, उसे ही क्या बोला गया है तुम्हारा Z, उसे ही क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर मैं 2-3 रिएक्शन लिखूं और वहां से तुमसे पूछा जाए कि बताओ क्या इसकी Z की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें बताना है, ध्यान से समझना। ठीक है, और वहां से एक मेरा फेराडे लॉ के क्वेश्चंस के लिए यूनिटरी मेथड भी डेवलप होगा। एक देखो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से बताऊंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन यूनिटरी से सोल्व करेंगे। तो Z की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से समझो कि यूनिटरी कैसे लगेगी। ध्यान समझना कि बहुत सिंपल मैं अगर रिएक्शन लिखूं कि ये रिएक्शन थी भाई, हाफ रिएक्शन थी। ठीक है, अब देखो Z क्या है मेरा कि 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, उसको मैं कह रहा हूं Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ये रिएक्शन लिख ली तुमने, बैलेंस रिएक्शन है तो कहोगे बैलेंस है। अब इसमें ध्यान से देखो कि अगर मैं 1 मोल से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मोल से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो समझना क्या बनेगा। 1 मोल क्या होगा, यहां से 1 मोल से मल्टीप्लाई करा तो मैं इसे लिख रहा हूं भाई 1 मोल Na+ हो जाएगा, प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1 मोल Na। बात समझ में आई। अब अगर इसमें तुम इक्विवेलेंस देखो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था लाला बताइयो, तो यहां से होगा 96500 कूलम ही तो चार्ज था 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। और 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है, 1 मोल सोडियम एटम अगर मैं ले लूं तो उसका मास कितना है, उसके एटॉमिक मास के बराबर, तो दैट इज 23 ग्राम। ठीक है, और यहां से मुझे पता लगा कि भाई 96500 कूलम से 96500 कूलम से 23 ग्राम डिपॉजिट होता है। और मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z वैल्यू मेरी क्या है कि 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, तो बेटा यहां से 1 कूलम से डिपॉजिट होगा, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और वो कितना आएगा 23 डिवाइड बाय 96500। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है एक कॉलम से कितना डिपॉजिट होता है, तुम्हें देगा इतना करंट फ्लो करा है, इतने टाइम के लिए करा है, तुम वहां से कितने कूलम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी थी है वो निकाल लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल चीजें। ठीक है, अभी देखना अगर मैं एक रिएक्शन और लिख दूं यहां से, ठीक है,
यहां पे तुम बताना कि भाई मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं लिख दूं कि कोई रिएक्शन है Al+3 इलेक्ट्रॉन गिविंग बाय Al। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखो भाई, देखो क्या हुआ कि अगर मैं इसे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। मैंने इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करा है 1 मोल से, किससे 1 मोल से, तो ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, ये 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम बन गया। बाद में देखना भाई कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे 3 मोल पे होगा 3 फेराडे, तो कितना आ जाएगा 27 ग्राम। 1 मोल एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं 3 × 96500 कूलम कितना हुआ 27 ग्राम। 1 कूलम से कितना होगा, 1 कूलम को मैं बोलता हूं Z, और वो कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 3 × 96500। ठीक है, और देखो ये तुम्हारा यूनिटरी से बन रहा है। कहां से बन रहा है ये, यूनिटरी से। और अगर जो तुम्हारा फॉर्मूला फाइनल आया था ना फैराडे लॉ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसने बोला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई 96500, वो भी तो यही था, वो भी यही था। समझना कैसे, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बात करूं और मैं कहूं कि फैराडे ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं क्या निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो समझना भाई कैसे क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, तो ध्यान से देखो कि उसने क्या बोला मॉलिक्यूलर मास, तो 27 इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, एटॉमिक मास है, ये एटम है सो एल्युमिनियम का। उसके बाद यहां से उसने फॉर्मूला क्या बोला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, तो इस रिएक्शन में n फैक्टर कितना होगा 3, और उसका यहाँ पे क्या था फैराडे 96500, मॉलिक्यूलर मास 27 हो गया। लो ठीक है, तो फैराडे का चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे यूनिटरी देख लो, तुम्हारी मर्जी। 1 कूलम से कितना जो अमाउंट डिपोजिट होता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चंस होंगे, ये फैराडे लॉ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहीं से आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना भाई कि क्या है कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसको ट्राई करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत सिंपल, फटाफट से 2-3, और उसके बाद तुम्हारे जैम और जेई और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ट्राई करेंगे। ध्यान से देखो, इसके बाद फिर सेकंड लॉ भी पढ़ना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Al2O3 है, Al2O3 है, इसकी मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई और मुझे बताना है कि 1 मोल मुझे एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है, 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है, कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सिंपल है यार, क्या करेंगे, कितने फेराडे मेरे को देने पड़ेंगे चार्ज के, ये बताना है। तो यहां से सिंपल कुछ नहीं लिखोगे, Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा और एल्युमिनियम बन जाएगा। तो कितने, 3 इलेक्ट्रॉन से 1 एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो 3 फेराडे से 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखना भाई, ये ट्राई करो। क्या है कि NiNO3 का कोई सोल्यूशन है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई मैंने, और इलेक्ट्रोलिसिस में 5 एम्पियर करंट दिया है, 5 एम्पियर करंट दिया है 200 मिनट्स के लिए, है ना। 200 मत करो इसे, इसे लिख लो 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 एम्पियर करंट दिया है, 5 मत करो इसे, 6 मिनट कर लो, ठीक है। तो देखो NiNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है 5 एम्पियर करंट देके 6 मिनट के लिए, तुम्हें बताना है कितना निकल वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें यार रिएक्शन क्या होगी, इसमें रिएक्शन क्या होगी कि निकल +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और कितने कैसे डिपॉजिट हो जाएगा निकल, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसे अगर मैं किससे करना चाहूं, इसे फॉर्मूले से करता हूं, ठीक है। फैराडे लॉ का जो फॉर्मूला है उससे लिखता हूं। तो कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड विल बी इक्वल्स टू किसके होगा भाई, वो कहेगा ZIT, ठीक है। अब Z की वैल्यू क्या होती है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई फेराडे मल्टीप्लाई IOT, यही तो फॉर्मूला है फैराडे लॉ का। अब यहां से क्या समझोगे, देखना कि मोलिकुलर मास निकलकर कितना होता है 58, n फैक्टर रिएक्शन के लिए कितना है 2, और फेराडे की वैल्यू तुम्हें पता ही है, और I कितना गिवन है तुम्हें 5 एम्पियर,
और टाइम कितना गिवन है 6 मिनट, और इसमें तुम्हारी इसको ध्यान से सोचना कि ये जो मिनट में तुम्हें अगर टाइम गिवन होगा उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई, और यहां से कैलकुलेशन करके जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा कि कितना निकल यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि अगर इसको मेरे को कैसे करना पड़ता है, यूनिटरी से करता है ना, यूनिटरी से करता। तो देखना भाई इसी क्वेश्चन को यूनिटरी से, कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। देखना ये कितना था 6 मिनट। तो देखो यूनिटरी से कैसे करेंगे, पहले मैं इसमें देख लो कि कितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है मैंने 5 एम्पियर 6 मिनट के लिए दिया है, तो 6 × 60 IT हो गया। ठीक है, ये IT हो गया। अब मुझे क्या पता है, अगर मैं इस रिएक्शन को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर लूं, 1 मोल से मल्टीप्लाई करूं, तो बेटा वहां से क्या आएगा, 1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन गिविंग 1 मोल निकल। ठीक है, 1 मोल से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं 2 फेराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं 1 मोल निकल को लिख सकता हूं 58 ग्राम। ठीक है, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से अगर मैं 1 कूलम से निकालना चाहूं तो 1 कूलम का आंसर आएगा 58 डिवाइड बाय 2 × 96500 कूलम 500 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहां से क्या पता लगा कि 1 कूलम से इतना निकल डिपॉजिट हो जाएगा, और हमने कितने कूलम दिया है, इतने कूलम। ठीक है, 1 कूलम से इतना डिपॉजिट होगा, हमने कितना दिया है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। यहां से जो आंसर आएगा दोनों के मल्टीप्लाई करके वो तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, 1 कूलम से इतना होता है, हमारे पास इतना कूलम में, तो आंसर क्या आएगा 58 2 × 96500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करा सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस, बहुत मतलब कि सिंपल सिंपल की AL+3 हो गया, Ni+2 हो गया, यहां से पूछने वाले। ठीक है, अब देखेंगे जैम और एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी तक हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और इसके बाद 2 एडवांस के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस कैसे हैं तुम्हारे, नीट से है, जेई से, फिर उसके बाद जैम से, एंड देन हम एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखना भाई क्या क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.01 मोल ऑफ क्लोरीन यूजिंग 3 एम्पियर करंट। ठीक है, तो देखना भाई मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है और क्लोरीन वाले रिएक्शन की बात कर रहा है, तो Cl- होगा, और कैसे रिएक्शन होगी, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ाई करी थी, अभी रिएक्शन देखी थी। तो देखो क्या बोल रहा है कि कितना करंट सप्लाई करा है 3 एम्पियर करंट, और 3 एम्पियर करंट कितने टाइम के लिए सप्लाई करूं ताकि क्या हो जाए, ये 0.01 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो भाई, इस रिएक्शन को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिटरी से सोल्व करेंगे, क्या होगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा, तो कहोगे 0.5 मोल ऑफ Cl2, या फिर मैं लिख सकता हूं कितना तुम्हारे अकॉर्डिंग, हाफ मोल ऑफ Cl2। ठीक है, हाफ को 0.5। अब यहां से क्या है कि अगर मुझे कितनी मोल प्रोड्यूस करनी है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे क्या चाहिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात कर सकता हूं मैं, लिख लिए। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में बोला है कि 1 मोल प्रोड्यूस नहीं करनी, 0.01 मोल चाहिए। तो वहां से क्या करोगे कि भाई 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से क्या लिख सकते हो 0.01 मोल ऑफ Cl2 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो कहोगे 2 मल्टीप्लाई 0.01 इंटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो कहोगे 96500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.1, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1 फेराडे के इक्वल 96500 कूलम। मतलब 0.01 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे इतना चार्ज चाहिए। ठीक है, और उसने मुझे बताया मैं करंट कितना सप्लाई कर रहा हूं, तो Q इक्वल्स टू IT होता है। ठीक है, तो कितना है ये 2 × 0.01 × 96500 इक्वल्स टू I कितना दिया है भाई 3, और टाइम यहां से कैलकुलेट कर लेना, टाइम यहां से कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 110 आएगा जो भी तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है
कि Al2O3 इज रिड्यूस यूजिंग इतने एम्पियर ऑफ करंट फॉर 6 आवर्स। ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड 4 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर करंट दिया है, 6 घंटे के लिए सप्लाई करा है, बताओ कितना एल्यूमिनियम डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखना क्या रिएक्शन है भाई, Al2O3 Al प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन खा के मरेगा और एल्यूमिनियम डिपोजिट कर देगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब यहां से मैं यूनिटरी से क्या बोल सकता हूं कि 3 फेराडे अगर मैं चार्ज सप्लाई करूं, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब 3 फेराडे चार्ज, तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपोजिट होगा जिसका मास होगा 27 ग्राम। बस ये तुम्हें सीखना है हर रिएक्शन के लिए, क्वेश्चन वहां से सोल्व हो जाएगा। अब देखो उसने कितना दिया है, उसने कितना करंट दिया है 4 इंटू 10 की पावर 4 और टाइम उसने बोला है, टाइम बोला है 6 आवर्स। 6 आवर्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं, ये मिनट में हो गया 60 से मल्टीप्लाई करके, और दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करा तो वो किस में हो गया, सेकंड में। ये तुम्हारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। देखो इतना करंट इतनी देर के लिए कितना एल्यूमिनियम डिपोजिट होगा। तो यहां से मुझे पता लगा कि भाई 1 कूलम से कितना डिपोजिट होता है, तो यहां से लिखोगे 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 96500। ठीक है, यहां से लिख सकता हूं 9, तो 9 अपॉन 96500 ग्राम डिपोजिट होता है 1 कूलम से। ठीक है, और हमने कितने कूलम दिया, आईटी तुम्हारे सामने, इसे चार्ज में कन्वर्ट कर लो, तो Q इक्वल्स टू आई होगा। तो लिखना भाई I कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6 इंटू 60 इंटू 60। इतना कूलम उस रिएक्शन को हमने सप्लाई करा है, और हमें पता है 1 कूलम से इतने ग्राम डिपोजिट होता है। तो अब तो आंसर आ ही जाना चाहिए कि कितने ग्राम डिपोजिट होगा, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड कितना आएगा, ध्यान से देखना क्या करना है, 1 कूलम से इतना, हमने इतने कूलम दिया है, तो 9 अपॉन 96500 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये कुछ आएगा 8.1 इंटू 10 की पावर 3 या 4 ग्राम के अराउंड, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, है ना, ये जैम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सबसे आसान है शायद इनमें। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.965 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2000 सेकेंड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग। हाँ, इसमें भाई डिफिकल्ट चीज क्या थी, इसमें डिफिकल्ट चीज क्या थी कि जो कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिया है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम देखना भाई। ठीक है, CuNH3 कितना है 3Cn, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसकी तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, कितना डाटा गिवन है, तो कहोगे कितना करंट है 0.965 एम्पियर करंट। ठीक है, और कितने टाइम के लिए दिया है, तो टाइम है भाई तेरा 2000 सेकेंड। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, पूछा है कितने मोल डिपोजिट हो जाएंगे कॉपर के, डायरेक्ट तुम्हें मास में भी कन्वर्ट नहीं करना, मोल से ही आंसर पूछा है। तो ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी कि भाई इसमें भाई कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालो। इंपॉर्टेंट, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो अमोनिया वो न्यूट्रल लिगेंड है, Cn पे -1 रहेगा, ओवरऑल चार्ज 0 गिवन है, तो x प्लस 0 -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1 आएगा। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब तो सिंपल रिएक्शन है कि कॉपर +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। यूनिटरी लगाऊं तो यहां से लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे 1 मोल कॉपर को डिपोजिट कर देगा। ठीक है, और क्या बात कर सकता हूं कि 1 कूलम कितना डिपोजिट करेगा, 1 डिवाइड बाय 96500 कूलम। 1 कूलम इतने ग्राम इतने मोल कॉपर को डिपोजिट करेगा। 1 कूलम इतने मोल कॉपर को डिपोजिट करेगा। अब तुमने कितने कूलम उसे सप्लाई करा है, तो भाई यहां से निकाल लो, IIT कर लो, है ना। Q इक्वल्स टू IIT, I कितना गिवन है 0.965 मल्टीप्लाई 20, है ना, यहां से इसे कैलकुलेट कर लेना।
इतना चार्ज तुमने सप्लाई करा है, 1 कूलम से इतना डिपॉजिट होता है मोल्स में, तुम बता दो कितना मोल होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई है, देख दो, है ना। क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ Cu डिपॉजिटेड कितना आएगा, तो लिख सकता हूं मैंने कितना चार्ज सप्लाई करा है 0.965 इंटू 2000, और 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होता है 1 डिवाइड बाय 96500 मोल्स। तो यहां से तुम्हारे क्या आ जाएंगे मोल। तो कैलकुलेट कर लो, ये तो आसान है, ये 20 से 20 गया, उसके बाद 10 यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी मल्टीप्लाई करके 9.65 और 9.65 इससे 100 टाइम्स जाएगा, तो 2/100 तुम्हारा कितना आएगा 0.02। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई, तुम्हारे एडवांस में पूछे गए और देखना भाई क्या कंसेप्ट है। मैं रीड करता हूं, बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो रिएक्शन क्या है कि भाई नाइट्रोबेंजीन है और इसका रिडक्शन कराया है, कितना अमाउंट है इसका 12.3 ग्राम, और पूछा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ेगी, मतलब हमें बताना है चार्ज कितना देना है। और रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन में बोल सकता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से क्या होगा, एनिलीन बन गई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो क्या बोलूंगा कि ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन पे +4 आएगा, 2 ऑक्सीजन की वजह से +4 आएगा, और 1 कार्बन है उसकी वजह से -1 आएगा, तो टोटल प्लस कितना बचेगा यहाँ पे +3। तो यहाँ पे और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुई, इधर कैलकुलेट करोगे तो बेटा -3 आएगी। ठीक है, तो +3 से कन्वर्ट करते हुए -3 पे कैसे पहुंच सकते हैं, तो कहोगे कितने इलेक्ट्रॉन में गेन कराऊं जो +3 से -3 पहुंच जाए, तो आएगा आंसर 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हें इसको देने पड़ेंगे। तो यही इसमें मेन स्टेप था। उसके बाद तुम्हारा इजी स्टार्ट होता है, क्या है कि यहां से अगर मैं यूनिटरी की बात करूं, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी रिएक्शन को, तो मैं लिख सकता हूं 6 फेराडे मेरे को देने पड़ेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कराने के लिए। 6 फेराडे अगर मैं 6 फेराडे चार्ज सप्लाई करूंगा तो इसका 1 मोल रिड्यूस होगा एनिलीन में। ठीक है, अब मुझे कितना गिवन है, यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि 6 फेराडे से 1 मोल को क्या लिखा जा सकता है, जितना इसका मोलिकुलर मास आएगा, जितना इसका मोलिकुलर मास आएगा वही तो है 1 मोल का वेट। तो यहां से क्या लिखूंगा कि जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे कि 1 मोल का वेट कितना आएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 123 ग्राम। नाइट्रोबेंजीन का वैसे मास गिवन था, मोलिकुलर मास, तो 123 ग्राम। तो देखो यहां से क्या पता लगा कि 6 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी से 123 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि 1 ग्राम अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 123। 1 ग्राम डिपॉजिट करना है तो इतने फेराडे सप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और मुझे कितना ग्राम डिपॉजिट करने के लिए बोला गया है 12.3 ग्राम। तो यहां से क्या लिख सकता हूं 12.3 ग्राम अगर डिपॉजिट करना है तो 6 डिवाइड बाय 123 मल्टीप्लाई 12.3, इतना मुझे फेराडे चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करोगे तो इसे 10 आ गया, और डिवाइड करोगे तो 0.6 फेराडे तुम्हें वहां पे सप्लाई करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन यही खत्म नहीं है, इसके बाद क्या बोला देखो, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कैलकुलेशन कर लिया। अब आगे देखना, इफ द करंट एफिशिएंसी इज 50%, क्या बोल रहा है कि जो तुम बैटरी लगा रहे हो उसकी करंट एफिशिएंसी कितनी है, जो पूरा सिस्टम है उसमें एफिशिएंसी है 50%। अगर मुझे 0.6 फेराडे चाहिए एक्चुअल में, 0.6 फेराडे चाहिए एक्चुअल में इसको रिड्यूस करने के लिए, और करंट एफिशिएंसी मेरी 50% है, मतलब मैं जितना चार्ज सप्लाई करता हूं उसका आधा ही पहुंच पाता है, जितना मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं उसका आधा ही पहुंच पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग 0.6 फेराडे अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितना सप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा यहां से आंसर आएगा बिल्कुल इसका दुगना 1.2 फेराडे। तो एडवांस का थोड़ा क्वेश्चन है, इधर उधर घुमा देता है। यहाँ पे एफिशिएंसी 50% बोली, मतलब कि मैं चार्ज जितना सप्लाई कर रहा हूं 50% पहुंचता है, मुझे चाहिए 0.6 फेराडे, तो सप्लाई करना पड़ेगा 1.2 फेराडे। ठीक है, इसका दुगना। इसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3.0 वोल्ट।
ठीक है। जो बैटरी है उसमें पोटेंशियल कितना है 0.3 वोल्ट है। तो अब मुझे ये बताना है कि बेटा उसमें एनर्जी कितनी सप्लाई होगी पूरे सिस्टम में। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो यार पता है तुम्हें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपल बचा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क डन मैं बोल सकता हूं। तो यहां से बोलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। कितना तुमने चार्ज सप्लाई करा तो कहोगे 1.2 फेराडे, फेराडे को लिख सकता हूं 96500। इतना मैंने चार्ज सप्लाई करा कूलम में, और पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी कितना गिवन है 3। तो मल्टीप्लाई कर लेना, जितना तुम्हें एनर्जी आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन था। उस टाइप सब्जेक्टिव पूछता था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1990 में पूछा था, जेईई एडवांस में सब्जेक्टिव पूछता था, इस तरीके से अप्रोच था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। स्टार्ट क्या कर रहा है, मैं रीड कर रहा हूं, सुनना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिल्वर कुड बी प्लेटेड आउट ऑन अ सर्विंग ट्रे by electrolysis of a solution containing silver in +1 oxidation state for a period of 8 hours using 8.4 एम्पियर करंट। ठीक है, कोई सोल्यूशन है जिसमें सिल्वर मेरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बोल रहा है कि कितने ग्राम इसका डिपॉजिट होगा अगर मैं क्या कर लूं, अगर मैं 8 घंटे के लिए 8 आवर्स के लिए क्या करूं, चार्ज सप्लाई करूं, और कितना करंट उसमें हो 8.4 एम्पियर। ठीक है, बोल रहा है कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो पहला पार्ट तो इसका आसान है, सिंपल है। ठीक है, नॉर्मल फेराडे लॉ लगाओ और हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं कि रिएक्शन क्या होगी, ऐसे रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर इसे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर लूं तो कहूंगा 1 फेराडे से 1 मोल ऑफ एजी डिपॉजिट होता है। और क्या लिख सकता हूं, 1 फेराडे से या फिर भाई 96500 कूलम से लिख सकता हूं 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, है ना। ये बात समझ में आई कि इसका 1 मोल एजी का मास कितना होगा 108 ग्राम। यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम से डिपॉजिट होगा भाई 108 डिवाइड बाय 96500 कूलम, 500 ग्राम ऑफ एजी। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी ट्रिक है, मतलब थोड़ा सा घुमा रखा है, समझना। 1 कूलम से इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है। हमने कितना चार्ज सप्लाई करा है कितनी देर के लिए, तो Q इक्वल्स टू IT हमें फॉर्मूला पता है। तो 8 घंटे के लिए सप्लाई करा है 8.4 एम्पियर, 8 मल्टीप्लाई 60 मिनट में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई 60 सेकंड में कन्वर्ट हुआ। तो यहां से मेरा क्या आ गया, ये Q। ठीक है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या लिखा है 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या था मेरा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 8 मेरे क्या था ये टाइम, मल्टीप्लाई 60 मिनट में कन्वर्जन, उसके बाद 60 किस में कन्वर्जन हुआ तुम्हारा, सेकंड में। तो देखो 1 कूलम से इतना डिपॉजिट, मैंने इतने कूलम सप्लाई करा है, तो तुम्हारा कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो लिखूं फाइनल अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, ये तो दिख रहा है ना। तो ये कितना होगा भाई, 1 कूलम से इतना होता है 108 डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई, मैंने कितना चार्ज सप्लाई करा है 8.4 एम्पियर था, 8 आवर्स के लिए था। 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करा सेकंड में। यहां से जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे उतना ग्राम तुम्हारा सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। आगे देखना भाई क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रे। जो ट्रे पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूं इस सिल्वर को, है ना, चांदी की थाली में खाना, तो उसमें अगर मैं उस पे ट्रे पे डिपॉजिट कर रहा हूं और उसकी थिकनेस कितनी गिवन है मुझे 0.00245 सेंटीमीटर, कितनी थिकनेस है 0.00245 सेंटीमीटर, और डेंसिटी गिवन है इतनी। ठीक है, तो मुझे एरिया बताना है, तो समझना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, यहां से मेरा क्या आया, अमाउंट मतलब कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। अब मैं स्टेप्स बताता हूं तुम्हें क्या करने हैं, ताकि तुम कहां तक पहुंच जाओ, एरिया ऑफ द प्लेट तक। ठीक है, तो यहां से मेरी कैलकुलेशन हुई और मुझे पता लगा मास ऑफ सिल्वर, क्या पता लग गया, मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, मास ऑफ सिल्वर पता लगा और मुझे डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है अगर तुम्हें नहीं दिख रही तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये डेंसिटी गिवन है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास मुझे पता है, अभी कैलकुलेट करा है, डेंसिटी मुझे पता है, तो यहां से वॉल्यूम आ सकता है मास बाय डेंसिटी, कैलकुलेशन कर लोगे।
वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा मास बाय डेंसिटी। जैसे तुम्हें वॉल्यूम पता लगेगा तो वॉल्यूम को तुम अकलबंद ब्लॉक लिख सकते हो, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि भाई क्या थिकनेस है उस प्लेट की, तो थिकनेस तुम्हें गिवन है 0.00245, एरिया तुमसे पूछा है, वॉल्यूम तुम निकाल चुके हो, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्रे। इसके बाद नेक्स्ट का विषय फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। अभी तक फर्स्ट लॉ की बात कर रहे थे तो वो एक किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस की बात थी कि कितना अमाउंट डिपोजिट होगा। सेकंड लॉ ने क्या बोला कि दो मेरे इलेक्ट्रोलाइट हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट करवा के इलेक्ट्रोलिसिस कराई, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इधर मान लो मेरा NaCl है और इधर मान लो कुछ और AlCl3 है, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट करा है। बाहर बैटरी लगा दो, कुछ इस तरीके से, यहां पे मेरा कुछ दूसरा इलेक्ट्रोड होगा इधर, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट होगा, यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा होगा, इधर मेरा एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। तो एल्युमिनियम और सोडियम का जो मास डिपॉजिट हुआ है उसका रेशियो इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर रहेगा। समझना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या है, मास ऑफ Na डिपॉजिटेड और मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, कि जो भी मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उनके जो मास डिपॉजिट होंगे उसका रेशियो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर रहेगा, कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Na, और यहां क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम। समझना भाई, ठीक है। कि इसको थोड़ा देखते हैं कि फर्स्ट लॉ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कि यहां पे मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं और देखता हूं कि कितना सोडियम का मास डिपॉजिट होगा, तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट लॉ से कि मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड इक्वल होगा ZIT। किसके इक्वल होगा, ZIT के। ये Na के लिए मैंने बात करी, तो इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो भी सोडियम वाले रिएक्शन के लिए होगा, तो मैंने दोनों जगह Na लिखा है। और यहां लिखूं तो मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड वो क्या होगा, Z एल्युमिनियम वाली रिएक्शन के लिए IT। और अब तुम्हें पता है कि जब मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट करा है तो सीरीज में मेरा चार्ज दोनों में बराबर जाएगा। इस सॉल्यूशन में भी उतना ही चार्ज सप्लाई होगा, इस सॉल्यूशन में भी उतना ही चार्ज सप्लाई होगा, मतलब IT इक्वल्स टू Q दोनों सॉल्यूशन के लिए, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं रेशियो लिखूं कि मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, या जो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, तो वो इक्वल होगा किसके, ZNA ZAl मल्टीप्लाई IT और यहाँ पे IT। और हमें पता है सीरीज में कनेक्शन है तो IT दोनों के लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से मैं लिख सकता हूं Na एल्युमिनियम, और तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z क्या होता है मेरा, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फेराडे। Z की वैल्यू हमने देखी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और फेराडे यहां से क्या लिख सकता हूं भाई मैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na डिवाइड बाय फेराडे। और इसको क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम डिवाइड बाय फेराडे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहां से दोनों तुम्हारे फेराडे कट जाएंगे और फाइनल रिजल्ट तुम्हारा कुछ इस तरीके का आ जाएगा कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर रहेगा। ठीक है, यहां से अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, यहां से अगर एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊं, देखो भाई क्या क्वेश्चन है कि देखो यहां पे क्या हुआ कि मैं इधर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, इधर क्या है NaCl की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, और इधर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है H2SO4 की। किसकी, H2SO4 की। तो समझना यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, और कितनी देर के लिए कराई है, कुछ 5 एम्पियर करंट देके कराई है। ठीक है, टाइम नहीं बताया। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है 5 एम्पियर करंट देके, और वहां से मुझे पता लगा कि भाई 46 ग्राम Na डिपोजिट हो गया। क्वेश्चन समझना भाई, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस 5 एम्पियर करंट से 46 ग्राम सोडियम डिपोजिट हो गया, और ये सीरीज में कनेक्टेड था किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब तुम्हें बताना है H2 जो गैस है वो कितने रिलीज होगी, उसके मोल्स बताने हैं, उसकी वॉल्यूम बतानी है, और उसका
मास बताना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लो, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस 5 एम्पियर करंट के साथ और मेरा 46 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ। ये सारा डाटा तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये था तुम्हारा क्वालिटेटिव पार्ट, हमने पहले देखा था। ये था क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज लॉ, जहां से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, प्रैक्टिस कर लेना। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो, बाय।